Don't forget to subscribe our YouTube channel. हाय व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ स्वॉट एनालिसिस। और आपने वीडियो एंड तक देखनी है, तब जाके आपको पूरी सेल्फ स्वॉट एनालिसिस की समझ आएगी। सेल्फ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्वॉट जो है बनता है हमारे पास स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। किसी भी कंपनी का किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ जाननी हो, किसी भी कंपनी की वीकनेस जाननी हो, किसी भी कंपनी के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, किसी भी कंपनी को क्या इनके कौन से थ्रेट जो है वो फेस करने होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में, ठीक है। तो वो उसका पता किस तरह चलता है, वो हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने सेल्फ स्वॉट एनालिसिस करनी है, अपनी सेल्फ स्वॉट एनालिसिस करनी है। लेकिन ये जनरली मैं कंपनी की एग्जांपल के तौर पे, फॉर इंस्टेंस मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, कि कंपनी की अगर हम कंपनी की जब सेल्फ स्वॉट एनालिसिस से हर अलग होके अगर हम कंपनी की जब बात करें, तो हम जब कंपनी की स्वॉट एनालिसिस करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्वॉट एनालिसिस करते हैं, तो उनकी हम स्ट्रेंथ देखते हैं कि उस कंपनी की एक्चुअली स्ट्रेंथ क्या है। अब स्ट्रेंथ में हम ये कह सकते हैं कि उनकी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है, उनके पास जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, कोई भी किसी भी कंपनी की कौन सी कोई प्रोडक्ट चला रही हो, उस हवाले से हम बात करें। फिर वीकनेसेस हम क्या, अगर उनकी बात करें उस कंपनी की, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि उस कंपनी की जो है वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनके पास लैक ऑफ कैपिटल, ठीक है, उनके पास कोई फाइनेंशियल इशू आ रहा है, ठीक है, तो वो उनकी वीकनेस हो सकती है। अपॉर्चुनिटी ये कि वो एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट जो है उनको इन्हेंस कर सकती है, उसकी रनिंग इन्हेंस कर सकती है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये कह सकते हैं कि कंपटीशन उस कंपनी को बहुत ज़्यादा है, कि उस फील्ड में, उस मार्केट में और भी इस तरह कंपटीटर्स हैं जो compete कर रहे हैं उस कंपनी के साथ, और वो उनके लिए एक थ्रेट साबित हो सकती है। तो उनको किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा, किन अपने स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा, अपनी वीकनेस को देखना पड़ेगा, और अपॉर्चुनिटी उन्होंने कहाँ पे अवेल करनी है और किस तरह थ्रेट को मैनेज करना है, वो एक कंपनी की स्वॉट एनालिसिस बन जाती है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारा टॉपिक सेल्फ स्वॉट एनालिसिस है, तो हमने सेल्फ स्वॉट एनालिसिस पे फोकस करना है। Self SWOT analysis refers to an increasing a person's level of self awareness and understanding of his ability। यानी सेल्फ स्वॉट एनालिसिस में इंसान को पता चल जाता है कि उसके पास उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसमें कौन सी खामियां हैं, यानी वीकनेसेस उसकी क्या है, उसके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसने किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है, और किन किन थ्रेट्स को उसने टैकल करना है, ठीक है। तो वो सेल्फ स्वॉट एनालिसिस में एक इंसान खुद अपने आप में देखता है कि उसमें क्या काबिलियत है, क्या क्रिएटिविटी है, उसमें क्या टैलेंट है उसमें, ठीक है, और उस टैलेंट को किस तरह पॉलिश करना है, वो सेल्फ स्वॉट एनालिसिस में आता है इंसान के। फिर फर्दर कहते हैं कि स्वॉट एनालिसिस डील्स विद बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर योर इंटरनल क्वालिटीज विच आर आल्सो योर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब जो है स्वॉट एनालिसिस में बात करते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। अब इंटरनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, तो वो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है और वीकनेसेस होती हैं। यानी ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है ना, एक्चुअली ये इंसान के अंदर ही खुद होती है। अब वो किस तरह आपको फ़ायदा दे सकती है, एडवांटेज के दे सकती है, यानी बेनिफिट आप उससे ले सकते हो, किस तरह आप डिसएडवांटेज आपको दे सकती है, तो वो आप तक होता है। क्योंकि वो ये दो चीज़ें, स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपके इंटरनल फैक्टर्स है। यानी स्ट्रेंथ आपकी जो ताकत है, कुव्वत है, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी हो गई, ठीक है, आपके पास कोई टैलेंट है, वो आपके अंदरूनी फैक्टर में आता है, एक पॉजिटिव फैक्टर है। स्ट्रेंथ एक पॉजिटिव फैक्टर है आपके पास, ठीक है। वीकनेस आपके पास एक नेगेटिव फैक्टर है, ठीक है। आपका नेगेटिव फैक्टर क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि वो आपके इंटरनल फैक्टर में तो आता है, लेकिन वीकनेस आपकी खामियां, आपकी कमजोरी क्या है, वो आप उसको एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा, और किस तरह वो आपको फायदा दे सकती है और किस तरह आपको नुकसान दे सकती है। उन चीज़ों को हमने सेल्फ स्वॉट एनालिसिस में फर्दर आगे जाके एनालाइज करना है। Opportunities and threats deal with the external factors, the possibilities that you should either take advantage of or avoid up completely। अब अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हमारे पास एक ऐसी चीज़ आती है जो कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होते, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज़ है कि ये जब भी आपके सामने आएगी, आपने इसको जस्ट अवेल करना है। और थ्रेट ये है कि आप थ्रेट्स को जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने थ्रेट्स को, ठीक है, क्योंकि कोई किसी भी किस्म का थ्रेट आपके अगेंस्ट आ सकता है, चाहे वो कंपटीशन हो,
अगर आप में कोई ऐसी कोई खूबी हो, ठीक है, और उस खूबी को आपने अपने टैलेंट को किस तरह पॉलिश करना है, अपने टैलेंट को किस तरह सामने लेके आना है, ऑब्वियसली आपके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। अब वो अपॉर्चुनिटी आप किस तरह देखते हैं, आप किस तरह मालूम करेंगे, किस तरह उसका पता लगाएंगे, वो आप तक है। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, वो उसको आपने खुद ढूंढना है, वो आपके हाथ में नहीं है। तब आपके इंटरनल फैक्टर्स में वो नहीं आता। अपॉर्चुनिटी तो पॉजिटिव फैक्टर है, लेकिन उसको आपने किस तरह अवेल करना है, किस तरह उसको अचीव करना है, वो आपके हाथ में। फर्दर थ्रेट जो कि नेगेटिव फैक्टर है, अब थ्रेट को आपने किस तरह मैनेज करना है। आप में तो एक चीज़ की टैलेंट है, आप कोई बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप कोई बहुत अच्छे सिंगर, एक्टर, बहुत हर फील्ड में जो भी आपको प्रोफेशन हो, लेकिन थ्रेट आपको क्या हो सकती है? थ्रेट आपको ये हो सकती है कि उसी फील्ड में जो टैलेंट है आपके पास, उसी में कंपटीशन भी हो सकता है आपके अगेंस्ट, ठीक है। तो आपने किस तरह अपने आप को प्रूव करना है, और टैलेंट्स को किस सामने, और कंपटीशन में, और किस तरह अपने औरों के साथ कंपीट किस तरह करना है, वो आपके लिए एक थ्रेट हो सकती है। सेल्फ स्वॉट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो अपने ऊपर स्वॉट एनालिसिस किस तरह अप्लाई करनी है, उस चीज़ को हमने देखना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, द कैरियर ऑब्जेक्टिव दैट आई हैव इन माई लाइफ इज़ टू बिकम अ गुड साइकोलॉजिस्ट। अब मैंने एक चीज़ सोच रखी है कि मैंने अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है। तो अब मैं अपने ऊपर स्वॉट एनालिसिस अप्लाई करूँगा। सेल्फ स्वॉट एनालिसिस यानी मैं अपने आप पर स्वॉट एनालिसिस अप्लाई करूँगा, और अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को देखूंगा, ठीक है। तो वो स्वॉट की फॉर्मेट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अपनी स्ट्रेंथ की, तो आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, आई हैव बीन अवॉर्डेड अ डिग्री इन बैचलर ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी। सबसे पहले तो मेरे पास स्ट्रेंथ आती है मेरी डिग्री, यानी मैं अगले को किस तरह फील करवाऊंगा, अगले को किस तरह बताऊंगा कि यार मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट बन रहा हूँ, और मैं एक साइकोलॉजिस्ट यहाँ हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे पास कुछ प्रूफ होगा तो मैं उसको बताऊंगा। तो वो प्रूफ क्या हो सकता है? मेरे पास एक वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से मेरे पास एक डिग्री होगी, ठीक है। तो फर्दर मेरी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? अनदर स्ट्रेंथ दैट आई पोजेस is that I am a pretty passionate person and I have good communication skills, which is good for a professional psychologist while dealing with clients. अब किसी भी साइकोलॉजिस्ट होता है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट होता है, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी, मैं समझता हूँ मेरे मुताबिक, एक पेशेंस होना इंसान में। टू बी पेशेंट यानी आप में पेशेंस जितना होगा आप उतना ही ज़िंदगी में कामयाब है। और एक कामयाब प्रोफेशनल, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की निशानी यही होनी चाहिए कि वो उसमें पेशेंस कितना है जब वो क्लाइंट को डील कर रहा होता है, ठीक है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है अपने क्लाइंट के साथ, तो ये तमाम चीज़ें उसकी स्ट्रेंथ में आती है। अगर ये चीज़ में उसके पास एक पॉजिटिव फैक्टर में, ये सब तमाम चीज़ें उसके पास, ये पॉजिटिव फैक्टर में अगर ये उस चीज़ें उसके पास है, अगर वो पेशेंस है उसके पास, उसमें पेशेंस है, वो अगर कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी हैं, ठीक है, और किस तरह उसने क्लाइंट को डील करना है, तो ये तमाम चीज़ें उसके एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट में होनी चाहिए, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है। एक स्ट्रेंथ है प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की। अगर हम वीकनेसेस की बात करें, तो एज अ साइकोलॉजिस्ट हम में क्या वीकनेस होगी? ऑब्वियसली I have lack working experience in this field as compared to other senior psychologists, which is not a positive thing for a professional psychologist. अब फर्दर अगर हम बात करें तो सबसे पहले वीकनेस हम में जो होगी वो ये होगी कि एक्सपीरियंस नहीं होगा हमारे पास। यंग साइकोलॉजिस्ट के पास ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं होता, वो न्यूली ग्रेजुएट वो होता है, उसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तो वो compete नहीं कर सकता। तो एक वीकनेस इंसान में ये आ सकती है। अगर हम किसी भी टैलेंट, किसी भी प्रोफेशन के हवाले से ये बात कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे एक साइकोलॉजिस्ट का एग्जांपल लिया है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप अपनी वीकनेस देख सकते हैं। आप न्यूली ग्रेजुएट हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, या आप एक्टिंग में जाना चाहते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपने कोई ड्रामा में एक्टिंग नहीं की होगी, किसी भी थिएटर में जाके एक्टिंग नहीं की, सिंगर जब बनना चाहते हैं आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा उन तमाम चीज़ों का, किसी भी कॉन्सर्ट में नहीं गए होंगे, आपने सिंगिंग नहीं की होगी, तो ऑब्वियसली आपको पहले तो एक्सपीरियंस चाहिए होती है। ये आपकी वीकनेसेस आती है, ठीक है। बिकॉज हाई एक्सपीरियंस इन द फील्ड of psychology makes you a prominent psychologist among others and clients do trust in your experience. Obviously अगर आपके पास एक्सपीरियंस
हो, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं ना, आपके पास एक्सपीरियंस हो, ऑब्वियसली आप पे क्लाइंट ट्रस्ट करेंगे, आपके एक्सपीरियंस को देख के आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके एक्सपीरियंस को देख के वो आप पे भरोसा करेंगे कि ऑब्वियसली मेरे जो मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज़ हैं वो इसी साइकोलॉजिस्ट के पास हैं, वो यही सॉर्ट आउट करना है उसने मेरे मेंटल हेल्थ को के जितनी भी प्रॉब्लम्स है। फर्दर अगर हम अनदर वीकनेस की बात करें तो अनदर वीकनेस दैट आई पोजेस इज दैट आई डोंट हैव अ स्पेशलाइज्ड डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी which is compulsory for recognizing yourself as a professional clinical psychologist. Obviously, education, qualification, obviously qualification does matter. आपके पास स्पेशलाइज डिग्री ना हो क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो आप compete नहीं कर सकते एक हाई लेवल हाई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के साथ, एक प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट के साथ आप कभी भी compete नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, हाईली क्वालिफाइड हों आप, और दूसरी बात यह कि आपके पास एक्सपीरियंस हो ताकि क्लाइंट आप पे ट्रस्ट कर सके कि उनकी मेंटल हेल्थ की जितने भी इश्यूज़ हैं वो आप ही के पास है। तो ये चीज़ें आपकी वीकनेस में आती हैं, आपने इन चीज़ों को देखना है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे जब साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ, इसी तरह आपने अपने जो भी आप प्रोफेशन देखते हैं उसके हवाले से आपने अपनी वीकनेस देखनी है। फर्दर अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आई हैव सम अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क एज अ जूनियर साइकोलॉजिस्ट इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इंटर्नशिप्स टू गेन एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली आपने अगर एक्सपीरियंस गेन करना हो तो आपने क्या करना है, आपने पहला कदम उठाना है। क्या कदम उठाना है कि आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ जूनियर साइकोलॉजिस्ट काम करना है या फिर किसी भी हॉस्पिटल में जाके आपने क्लाइंट को डील करना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक्सपीरियंस में बढ़ेगी और आपके पास एक्सपीरियंस आएगा कि आपने क्लाइंट को किस तरह डील करना है। अनदर अपॉर्चुनिटीज दैट I can do a specialization degree in clinical psychology from any renowned university which will help me to become more confident in my field as a professional psychologist. Obviously आपके पास अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस को गेन करते वक्त जब आप हॉस्पिटल या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे तो उस दौरान आप किसी भी रिनाउंड यूनिवर्सिटी से अपनी स्पेशलाइजेशन की डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं, इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और आप फिर फर्दर जाके क्योंकि आपके पास तो एक तो आपने इंटर्नशिप के थ्रू यानी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और हॉस्पिटल में काम करने से आपने एक्सपीरियंस गेन किया, एक्सपीरियंस आपके पास आया और उसी के दौरान उस चीज़ के दौरान आपने स्पेशलाइजेशन की क्वालिफिकेशन भी हासिल कर ली, तो आप क्या हो गए, एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट भी बन गए और पे क्लाइंट क्या होंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया। तो ये चीज़ आपकी अपॉर्चुनिटी में आती है। और इसी तरह आप जिस प्रोफेशन में होंगे उस लिहाज से आपने अपॉर्चुनिटी को अपना देखना है और किस तरह उनको अवेल करना है, ये चीज़ भी आपने देखनी है। जैसे कि कोई एक्टर हो, थिएटर में जाता है, वो काम करता है, एक्टिंग सीखता है, फर्दर उसको एक जॉब मिलती है, एक रोल मिलता है किसी भी ड्रामे में, किसी भी फिल्म में, तो उसने तो एक तो उसके पास एक्सपीरियंस आया थिएटर में काम कर करके, ठीक है, या किसी भी ड्रामा सेंटर, कोई भी ड्रामा स्कूल हो, ठीक है, और दूसरी बात यह फिर उसको एक्टिंग की ऑफर भी हुई, रोल भी उसको मिला, तो उन दोनों चीज़ों को उसने देखा और उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, तो वो एक उसके अच्छा एक पॉजिटिव फैक्टर्स उसके पास आ रहे होते हैं। तो फर्दर हम थ्रेट्स की बात करें तो बिगेस्ट थ्रेट आई हैव टू फेस इज इनसिक्योरिटी एंड कंपटीशन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी व्हाइल वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन एंड हॉस्पिटल्स। अब इनसिक्योरिटी और कंपटीशन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है आप किसी भी प्रोफेशनल बंदे के लिए, कि ठीक है, या किसी भी बंदे के लिए जब वो कहीं पे काम कर रहा होता है, अगर वो अपने आप को अपने टैलेंट को पॉलिश नहीं करता किसी भी सेंटर में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी भी आप बात करें, अगर यहाँ पे हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें या कोई भी एक्टर हो या कोई भी सिंगर हो, कोई भी किसी फील्ड से हो, अगर वो compete नहीं कर पाया बाकी सिंगर से, बाकी साइकोलॉजिस्ट से, बाकी एक्टर से, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो आगे नहीं जा सकता। तो ये बात होती है कि आपको हमेशा एक थ्रेट होता है कि आपके फील्ड में बहुत कंपटीशन है, आपने उन कंपटीशन को किस तरह लेके चलना है और आपने किस तरह उन कंपटीशन में आगे जाना है, तो ऑब्वियसली ये एक थ्रेट होता है। और इनसिक्योरिटी ये होती है कि आप अक्सर इनसिक्योर फील इसलिए करते हैं कि अगर आप कंपटीशन में रह गए तो आप बहुत बैक पे आ सकते हैं। तो ये एक थ्रेट होती है, एग्जाम में थ्रेट होता है कि अगर मैंने ये चीज़ अचीव नहीं की तो मैं डाउन हो सकता हूँ, मैं अपर से डाउन आ सकता हूँ। तो ये एक चीज़ इंसान के जहन में थ्रेट की तरह बन सकती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।